शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप यानी दीपक की रोशनी को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हॉकी सम्राट और हॉकी के जादूगर जैसे विशेषणों से विभूषित मेजर ध्यानचंद का नाम किसी के लिए भी अपरिचित नहीं है। बचपन में उनमें एक खिलाड़ी के कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए कह सकते हैं कि उनमें खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी। उन्होंने अपनी सतत साधना, लगन, अभ्यास, संकल्प व संघर्ष के माध्यम से इस खेल में दक्षता अर्जित की और विश्व के सर्वोत्तम हॉकी खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा लिया। ध्यानचंद हॉकी के खेल में एक सेंटर फॉरवर्ड के रूप में जाने जाते थे और उनकी इस अद्भुत खेल प्रतिभा ने भारत को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। वे तीनों बार उस भारतीय ओलंपिक टीम के सदस्य थे जो अपने देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लाई। विदेशी जब उन्हें खेलते देखते तो वाह वाह कर उठते। वे लगभग 25 वर्षों तक विश्व हॉकी के शिखर पर छाए रहे। मेजर ध्यानचंद की प्रेरक जीवन गाथा जो हर खेल प्रेमी और खिलाड़ी को समान रूप से प्रेरित करेगी और उनमें खेलों के प्रति जुनून पैदा करेगी। तो आइए अर्पित करते हैं पुष्पांजलि मेजर ध्यानचंद के चरणों में। ये दास्तान हिंदुस्तान के एक ऐसे हुनरमंद की है जिसने सारी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। इस महान शख्सियत के साथ हिंदुस्तान में हॉकी का सफर शुरू होता है। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम जिस पर नाज करता है हिंदुस्तान, जिसको अपने फन का जादूगर कहा गया और हॉकी जिसके इशारों पर नाचती थी। हम स्वागत करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग के सहायक आयुक्त महोदय श्री संजीत कुमार जी का, जिनके मार्गदर्शन में केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका उन्नति पथ पर अग्रसर है। खेल दिवस के अवसर पर सुनते हैं महोदय का संदेश। सभी को सुप्रभात एवं राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों, जैसा आपको मालूम है कि 29 अगस्त हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है और उस दिन को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और उन्होंने इस खेल के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने 28, 32 और 36 में लगातार 3 साल ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है और उनके सम्मान में ही अब खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी करने की घोषणा की गई है। बच्चों, हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। यह केवल हमें आनंदित ही नहीं करता बल्कि हमें शारीरिक और मानसिक रूप से विपत्तियों एवं बाधाओं से जूझने की भी शक्ति देता है। अतएव हम आप सभी से आग्रह है कि आप खेलें और मन से खेलें। ये हमें शारीरिक रूप से मजबूत करेगा, मानसिक रूप से, और हम और भी किसी भी काम को बड़ी तन्मयता के साथ कर सकते हैं। पिछले दिनों जो ओलंपिक खेल हुए और अभी वर्तमान में जो पारा ओलंपिक खेल चल रहे हैं उसमें आप खिलाड़ियों की उपलब्धियों को देखें और उससे प्रेरित हों और किसी न किसी एक गेम को बहुत सीरियसली, संजीदा रूप से अपनाएं। यह आपको जीवन में बहुत मदद करेगा। आपकी सफलता में आपको एक बार पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं और जय हिंद। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में कार्य कर रहा है, वे हैं श्रीमान सतीश कुमार जी। आपके संरक्षण में विद्यालय दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है।
आइए स्वागत करते हैं हमारे प्रधानाचार्य श्रीमान सतीश कुमार जी का और सुनते हैं उनका संदेश विद्यालय के बच्चों के नाम खेल दिवस के अवसर पर। नमस्कार, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन हॉकी के महान खिलाड़ी, जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, यानी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। बच्चों, खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल न सिर्फ हमें स्वस्थ रखता है, हमारा मनोरंजन करता है, बल्कि हम खेलों के माध्यम से अपना व अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हाल फिलहाल में हुआ टोक्यो ओलंपिक 2020, जिसके अंदर भारत ने एक ओलंपिक खेल के अंदर सबसे ज़्यादा पदक जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। हमने कुल मिलाकर 7 पदक जीते, जिसमें एथलेटिक्स का पहला स्वर्ण पदक भाला फेंक में नीरज चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया। साथ ही अभी टोक्यो में पैरा ओलंपिक चल रहा है, जिसके अंदर भारत अब तक 10 पदक प्राप्त कर चुका है। बच्चों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने देश के सभी लोगों को, विशेषकर जो युवा पीढ़ी है, जिसमें आप सभी विद्यार्थी भी शामिल हैं, खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने देश को खेल की दुनिया में ऊंचा स्थान प्राप्त करने में योगदान दें। धन्यवाद। 24 फरवरी सन 1959 को जन्मे प्रसिद्ध हॉकी व्यक्तित्व डॉक्टर अजय कुमार बंसल एक सफल कोच, प्रशासक और आयोजक हैं। उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातक किया। इसी विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स में डिप्लोमा भी किया। 1982 में NIS पटियाला से हॉकी कोचिंग कोर्स किया और बाद में अपने करियर में हॉकी विभाग का नेतृत्व किया। एमफिल प्राप्त करने के बाद 2011 में जामिया मिलिया दिल्ली में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। ओडिशा के आदिवासी केंद्र सुंदरगढ़ में एक सफल कार्यकाल पूरा करने के बाद वे नई दिल्ली में साई एयर इंडिया राष्ट्रीय हॉकी अकादमी 1995 से 2008 के लिए निदेशक कोचिंग सह मुख्य कोच के रूप में शामिल हुए। इस काफी लंबे स्पेल ने उन्हें गगन अजीत सिंह, प्रभजोत सिंह, दानिश मुज्तबा, देवेश चौहान और अन्य शीर्ष खिलाड़ियों सहित कई सितारों का निर्माण करते हुए देखा, जिन्होंने ओलंपिक, विश्व कप, एशियाई खेलों के अलावा कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया। उनकी कोचिंग के तहत भारत ने अंडर 16 एशिया कप 2000 और जूनियर एशिया कप 2008 में गोल्ड जीता। उनके संरक्षण में भारत ने अजलान शाह कप 2008 में रजत पदक जीता। हॉकी की कोचिंग के क्षेत्र में आपके अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 2010 में आपको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए सुनते हैं हमारे विद्यालय के नाम उनका संदेश। Good morning to all the students and staff of Center School Kendriya Vidyalaya number 5 Dwarka. I am Dr. A.K. Bansal calling you from far away. You can have a look of greenery all around. But this is not the topic for today. Today I want to interact with you about 29th of August. You know, today is the birthday of great Major Dhyanchand, and we are celebrating it as National Sports Day. And moreover, today National Sports Day is there, of course. And of course, this time we won maximum medals in the Olympics, 7 medals. But one more thing is there. That's I call cherry on the cake. That today itself in the morning, one silver medal has been won by Bhavin Mehta, our para-Olympic player, table tennis player. So it is cherry on the cake. I wish all of you a very successful sporting day, sporting year ahead. And I want that this type of function should be celebrated round the year, not only once, round the year. Now culture is slowly capturing our older culture is going on. Now new culture is coming, that is sporting culture. आइए अब स्वागत करते हैं अंजू बॉबी जॉर्ज का। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में
पेरिस में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। इस उपलब्धि के साथ वह पहली ऐसी भारतीय एथलीट बनी जिसने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6.70 मीटर की छलांग लगाते हुए पदक जीता। 2005 में IEFFF विश्व एथलेटिक्स फाइनल में उन्होंने रजत पदक जीता। 2002-2003 में उन्हें भारत सरकार द्वारा खेल के प्रख्यात व्यक्तियों को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया तथा 2002-2004 में विश्व एथलेटिक मीट में उनकी सफलता के बाद उन्हें खेल के सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। 2004 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 12 फरवरी 2007 को एथलेटिक्स फेडरेशन के अंतर्राष्ट्रीय संघ की रैंकिंग में अंजू को 28वें स्थान पर रखा गया। आइए अब सुनते हैं हमारे विद्यालय के नाम अंजू बॉबी जॉर्ज का यह संदेश। Hey everyone, Anju Bobby George here. So I'm really glad to know that Sector 5 Kendriya Vidyalaya is celebrating National Sports Day today. So I wish all my good luck to all the teachers and all the students. So this is my humble request, don't just celebrate the sports day. So keep on doing that, try to enjoy sports and try to take it as a lifestyle, because it's not really for winning or losing. This is for your health. That's what we need. That's the important thing what we can gain in our life. So try to do some activities every day along with your studies. Thank you very much. यह हमारा सौभाग्य है कि आज खेल दिवस के अवसर पर हमारे साथ श्री ललित उपाध्याय जी उपस्थित हैं। ललित उपाध्याय हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिनके खेल का जौहर पूरे संसार ने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में देखा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 4 दशक बाद इतिहास रचते हुए प्लेऑफ मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। इस जीत में मिडफील्डर ललित उपाध्याय की अहम भूमिका रही। तो आइए सुनते हैं हमारे विद्यालय के नाम उनका यह संदेश। हॉकी टीम से मैं केंद्रीय विद्यालय द्वारका सेक्टर 5 के सभी स्टाफ और स्टूडेंट को स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा बस एक यही स्मॉल मैसेज है कि सभी स्टूडेंट्स को कि जो भी करें दिल से करें और स्पोर्ट्स खेलें, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे ही फोकस करें बट स्पोर्ट्स में भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं और कोशिश करें कि आगे चल के कंट्री के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आएँ, अपने कंट्री और सिटी, अपने पेरेंट्स, सबका नाम रोशन करें। और मैं ये आप लोग से भी बोलूँगा कि कभी ये ना सोचें कि आपके पास क्या नहीं है, हमेशा ये सोचें कि क्या पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। सभी को मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले तो सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई राष्ट्रीय खेल दिवस की। ये तो आप सभी जानते हैं कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस बड़ी धूमधाम से हर जगह बनाया जाता है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। तो ये कहानी जो है ये शुरुआत होती है इसकी आज़ादी से भी पहले, उस दौर से जब ब्रिटिश हुकूमत का राज था हिंदुस्तान पर और हिंदुस्तान में कला के लिए, हॉकी समझ लीजिए खेल के लिए और या फिर किसी भी तरह का कोई आर्ट है, म्यूज़िक है, इसके लिए ना तो लोगों के पास साधन उपलब्ध थे, ना ही लोगों के पास समय था। हिंदुस्तान उस दौर से गुजरने लगा था, इतना कमज़ोर कर दिया था ब्रिटिश हुकूमत ने कि लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए थे, भुखमरी अपनी चरम सीमा पर थी। एक आम आदमी ये सोचता था कि वो किस तरह से अपना घर चलाएगा, किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगा। उस दौर में इंडियन हॉकी उभर के आए, उसको विश्व में उसको चरम पर पहुंचाया। उसका सारा श्रेय जाता है दादा श्री मेजर ध्यानचंद जी को। तो मेजर ध्यानचंद जी की अगर हम बात करें, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनके पिताजी श्री सोमेश्वर जी भी उस टाइम ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आर्मी में वो सर्व किया करते थे, अपनी सर्विसेज दिया करते थे। तो ध्यानचंद जी का जो नाम ध्यानचंद नहीं था शुरू से, इनका नाम था ध्यान सिंह। इनके छोटे भाई रूप सिंह थे, इनकी 3 बहनें और थीं। तो जब इनके पिताजी चले गए, पोस्टिंग उनकी हो गई और बच्चे जो थे ध्यान सिंह जी, रूप सिंह जी, ये जब स्कूल जाया करते थे तो ये ध्यानचंद जी ने अपने राज्यसभा को दिए एक इंटरव्यू में बताया, उनके खुद के शब्द हैं
कि हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो हम अपने बस्तों को छुपा दिया करते थे स्कूल पहुंचने से पहले बीच रास्ते में, पेड़ों की दरख्तों पर चढ़ जाया करते थे, दिन भर कुछ ना कुछ खेलते रहना, लकड़ियाँ तोड़ लेना, उनसे खेलना शुरू, स्टिक तोड़ लेना, उससे हॉकी बना के खेलने लगना। तो ये बचपन से ही था, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, उनका सारा जो ध्यान था वो खेलों की तरफ जाता था, वो ज़्यादा अट्रैक्ट खेलों पे होते थे, अपना ज़्यादातर टाइम भी वही बिताते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके समय निकलता गया। अब टाइम आया एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम टाइम इम्तिहान देने के लिए जब वो पहुँचे और तो देखा उन्होंने कि प्रश्न किस किस तरह के आए हैं, और जैसा कि होता ही है, जो पढ़ाई नहीं करता, प्रैक्टिस नहीं करता, उसको तो मुश्किल लगेगा ही। किसी तरह उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए और किसी तरह उन्होंने इम्तिहान दिया, एग्ज़ाम दिया, और हुआ क्या एज रिज़ल्ट तो वही आना था जो आपको भी मेरी बात से भी समझ में आ रहा होगा। उनके बहुत ही बेकार नंबर आए, बहुत ही ख़राब नंबर आए। उनके पेरेंट को, उनके पिताजी जब आए, वापस आए घर पे, और जब वो विद्यालय गए और उनको पता लगा कि ऐसे नंबर आए हैं ध्यान सिंह के, वो उनको घर लेके आए कान पकड़ के, और घर पे लाके उन्हें खूब मारा, खूब पीटा उनको, और बोल दिया कि आज से ये स्कूल नहीं जाएगा। उनका स्कूल छुड़वा दिया, घर बैठा दिया। अब क्या करें, स्कूल छूट गया, घर बैठ गया, कैसे जाएं, कैसे खेलें। मगर जो हॉकी की चाह थी, जो हॉकी की ललक थी, वो तो अंदर थी ही। तो वो खेलने लगे, इधर वही स्टिक तोड़ना, कभी कुछ करना। तो कहीं ना कहीं उनकी माताजी को भी लगता था कि इसके अंदर बाकी बच्चों की तरह कुछ और ऐब नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, कोई ऐब है, कोई नशा है, कुछ इस तरह की गलत संगतों में नहीं है। हाँ, इसको हॉकी से प्यार है, ये किसको खेल से प्यार है, खेलना पसंद करता है, तो ज़्यादा टोका टाकी नहीं करी, ज़्यादा रोका नहीं। फिर एक टाइम आया कि जब उनके पिताजी ने ये देखा कि भर्ती निकली हुई है फ़ौज के अंदर, उन्होंने ध्यान सिंह जी को भी, उनका भी आवेदन करवा दिया, और इस आवेदन में उनका सिलेक्शन भी हो गया। जब उनका सिलेक्शन हो गया, वो आर्मी में सर्व करने लगे, तो वो देखते थे कि उस रेजिमेंट में, जो उस टाइम पे ब्राह्मण रेजिमेंट हुआ करती थी, जिसका नाम में बाद में पंजाब रेजिमेंट हो गया था, वो अपने टाइम पे हॉकी के लिए बहुत फेमस रेजिमेंट थी, बहुत ज़्यादा जानी जाती थी, मानी जाती थी। तो वो भी बड़े प्रभावित हुए, वो भी अक्सर खेला करते थे, स्टिक से खेला करते थे तोड़ के। तो उसके जो कोच थे उस रेजिमेंट के, श्री बाला तिवारी जी, उन्होंने देखा कि ये जो लड़का है ये अलग ही प्रतिभाशाली है, मतलब ये अकेला एक स्टिक से बॉल को घंटों तक प्रैक्टिस करता रहता है, और दिन छोड़ो या रात छोड़ो, जब अक्सर शाम हो जाती थी, सूरज ढल जाता था, लोग अपने अपने कैंपों में आके, अपनी बैरकों में आके बातें करने लगते थे, डिस्कशंस करते थे। ध्यान सिंह जी थे जो बाहर जाके ग्राउंड पे अकेले प्रैक्टिस करने लगते थे। रात को वो खेला करते थे, और जिस दिन चांद ही नहीं रहा था उस दिन और ज़्यादा खेला करते थे। तो ये बाला तिवारी ने देखा कि किस तरह से जो है ये एक यंगस्टर है, एक लड़का है जिसके अंदर इतनी चाह है, इतनी ललक है हॉकी को खेलने की और आगे ले जाने की। तो वो उनके पास है, और उन्होंने बोला, बेटा तू बहुत मेहनत करता है, एक दिन तू चांद की तरह चमकेगा, और जा, आज से तेरा नाम जो है वो ध्यान सिंह नहीं, ध्यानचंद कर दिया। तो वही दिन था जब बाला तिवारी जी ने उनका नाम ध्यान सिंह से बदलकर ध्यानचंद कर दिया। तो जो लोग नहीं जानते, मैं उनको ये बता दूं कि उनका असली नाम ध्यानचंद नहीं था, ध्यान सिंह था, और वो मेजर तो बाद में बने थे, वो शुरुआत में सिपाही के तौर पे भर्ती हुए थे। तो जो सिपाही ध्यान सिंह थे वो ध्यानचंद कहलाने लगे। अब वो प्रैक्टिस रेगुलर करने लगे, और धीरे धीरे एक टाइम आया जब उनके कोच बाला तिवारी जी ने बोला कि बस अब वो समय आ गया है, टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, आपको दिल्ली जाना है खेलने के लिए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, वो दौड़े दौड़े गए, उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया, अपने दोस्तों को बताया, और अगले दिन वो जब दिल्ली के लिए रवाना हुए, किसी तरह दिल्ली आए वो लोग, और यहाँ पे जब टूर्नामेंट हुआ तो भयंकर गोलों के डिफरेंस से उन्होंने, उनकी रेजिमेंट ने वो टूर्नामेंट जीत लिया ध्यान सिंह जी की बदौलत। जब वापस गए उनका बहुत आदर सत्कार हुआ, बहुत अच्छे से उनके कोच ने उनको ट्रीट किया। और फिर क्या हुआ कि बस ये लगा लो, ये एक शुरुआत थी इंडियन हॉकी की और ध्यानचंद जी की, कि अब वो और जी जान से लग गए प्रैक्टिस करने में। अब उस टाइम क्या था कि 1924 की बात है कि पेरिस ओलंपिक से हॉकी को हटा दिया गया था। अब जब पेरिस ओलंपिक, तो ये लोग बड़े निराश हुए कि ओलंपिक से हटा दिया गया। 1928 के अंदर, 1928 के अंदर ओलंपिक होने थे, एम्स्टर्डम ओलंपिक होने थे। तब इन्होंने बहुत कोशिश करी कि हॉकी को किस तरह से ओलंपिक के अंदर लाया जाए, प्रैक्टिस की जाए। अब हुआ ये 1926 में IHF का गठन हुआ, इंडियन हॉकी फेडरेशन ने। इंडियन हॉकी फेडरेशन के अथक प्रयासों से उन्होंने खूब प्रयास किए, और उनकी हेल्प की वजह से ही आप ये समझ लीजिए कि जो ओलंपिक में हॉकी को दोबारा से स्थान मिल पाया। अंग्रेज़ों के जो अफसर थे उन्होंने तो बोल दिया कि हॉकी को हम दोबारा नहीं बेच सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत पैसा प्लेयर्स पे खर्च होता है। उन दिनों हवाई यात्रा नहीं हुआ करती थी, तो जहाज़, पानी के जहाज़ से जाना पड़ता था। तो ये हुआ कि यार इन पे तो बहुत पैसा लगता है, कौन खर्च करेगा, क्या करेगा।
IHF ने ये बीड़ा उठाया। साथ ही उस टाइम पे जो सेवियर जो बन के आया, सबसे बड़ा सपोर्ट वो बन के आया बंगाल हॉकी फेडरेशन। बंगाल उस टाइम पे कैलकाटा आप कह लीजिए, जिसको उस टाइम पे कोलकाता कहा जाता था, वो ना तो सिर्फ देश की राजधानी था बल्कि खेलों की भी राजधानी था। सबसे ज़्यादा खेल भी वहीं खेले जाते थे। बंगाल हॉकी फेडरेशन ने हेल्प करी, उन्होंने प्लेयर्स को भेजने के लिए फंडिंग का उन्होंने सपोर्ट किया और इंडियन हॉकी टीम जो है वो गई ओलंपिक खेलने, एम्स्टर्डम गई। और दोस्तों इस तरह से नहीं जैसे आज आप मैचेस का रिजल्ट सुनेंगे कि 2-0 से हरा है, 3-0 से हरा है, आप बिलीव नहीं करेंगे जब आप हिस्ट्री में जाके, इतिहास में जाके खंगालेंगे। किसी टीम को 11-0 से हराया, किसी टीम को 20-0 से हराया, किसी टीम को 21-0 से हराया, 16-0 से हराया। मतलब इतने ज़बरदस्त गोल्स मारा करते थे, शतक जमा दिया गोलों का ध्यान सिंह जी ने अकेले। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने गैप से हराया और 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक है उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल निकाला। गोल्ड मेडल लेके फर्स्ट पोजीशन लेके ओलंपिक में जब हिंदुस्तानी टीम वापस आई तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लोगों का जमघट भीड़ लग गई उनको देखने के लिए कि हिंदुस्तानी टीम जो है वो स्वर्ण पदक लेके आई है। और इसने उन्हें और मोटिवेट किया और खेलने के लिए मोटिवेट किया। चलती गई गाड़ी, ट्रैक पे आ गई, सब लोग प्रैक्टिस करने लगे, अच्छे से करने लगे। उसके बाद यही हुआ 1928 के बाद 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक हुए। लॉस एंजलिस ओलंपिक के अंदर गए, ये बीच में जाते हुए जितनी जगहों से जाते थे, प्रैक्टिस मैच खेलते हुए जाते थे और भयंकर उनको हराते हुए चले जाते थे। वहाँ भी एज रिजल्ट गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक भारत का आया। मैं आपको जल्दी बताना चाहूँगा, ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं खोलूँगा। उसके बाद वापस टीम आई, फिर अगेन भव्य स्वागत हुआ, मोटिवेशन मिला। देन 1936 का बर्लिन ओलंपिक सबसे ज़्यादा फेमस। क्यों सबसे ज़्यादा फेमस? कि उस टाइम पे विश्व के सबसे बड़े तानाशाह कहे जाने वाले हिटलर का इसमें बहुत बड़ी भागीदारी रही। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इस बार से जो ओलंपिक है पहली बार उसका टेलीकास्ट हुआ नेशनल टेलीविज़न पे। उससे पहले नेशनल टेलीविज़न पे टेलीकास्ट नहीं होता था। तो बर्लिन ओलंपिक के अंदर जब हिंदुस्तानी टीम गई, जब वो जर्मनी पहुंची, इनके जर्मनी की जो प्रैक्टिस मैच था, अभ्यास मैच था, उसमें जर्मनी की टीम ने अपनी टीम बी उतारी और टीम बी उतार के उनको बताया गया कि हमारी टीम बी है ये। अब जो मैच खेलेगी ओलंपिक में, जो आप लोगों के साथ रेगुलर मैचेस खेलेगी, वो टीम ए खेलेगी, टीम बी जस्ट प्रैक्टिस के लिए खेल रही है। तो भाई अपने क्या थे, प्लेयर्स थोड़े से रिलैक्स हो गए कि ये तो बी टीम है और हम तो वैसे ही वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं वगैरह, तो थोड़ा हल्के खेले। और हुआ क्या कि जर्मनी की बी टीम ने हिंदुस्तान को हरा दिया। हिंदुस्तान को हार मिली, प्लेयर्स को रात भर नींद नहीं आई, किसी के गले के नीचे से खाना तक नहीं उतरा। बहुत बड़ी शर्म की बात थी, बेइज्जती की बात थी। ध्यानचंद जी ने अपना तिरंगा मंगवाया, वहाँ पर तिरंगा मंगवा के सबसे उस पर शपथ दिलवाई कि भाई अब जो है ओलंपिक के अंदर अब हम जो है अपना खेल पूरे जी जान से दिखाएंगे और उनको दिखाएंगे। फिर यही हुआ, जितने आगे आने वाले मैचेस थे सबको हराते हराते जो हिंदुस्तान है वो टीम पहुँची फाइनल में। फाइनल में उनका मैच होना था जर्मनी से, उधर से जर्मनी फाइनल में पहुँची। सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं कि झटका लगा, शॉक लगा ध्यानचंद जी को जब उन्होंने देखा कि जर्मनी ने अपनी टीम ए ना उतार के एज इट इज़ टीम बी उतार दी, वही टीम जिससे प्रैक्टिस मैच में हारे थे। और एज़ पर रूल अगर आपकी टीम ए के आपने नाम दिए हुए हैं, आपने पहले ये घोषणा कर रखी है, अनाउंस कर रखा है कि टीम ए आपकी डिफरेंट है, तो आपको वही उतारनी चाहिए, बट टीम बी उतार दी गई। बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया, बट क्या करें, कोई बात नहीं। खेला, मैच शुरू किया, गेम चलता रहा और इंडिया जो है उसने, क्योंकि प्लेयर जो थे थोड़े से डरे तो हुए थे क्योंकि प्रैक्टिस मैच में हारे थे, थोड़े से टेंशन में थे, तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट तो टीम बी को ही मिलना था और टीम बी को साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिला भी। टीम बी अच्छा खेल रही थी, स्टिल इंडिया ने जो है उसमें बढ़त बनाई, 1 गोल की बढ़त बनी हुई थी हाफ टाइम तक। मगर इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए 1 गोल 2 गोल की बढ़त कुछ खास नहीं थी। जो 10, 12, 16 गोल के मार्जिन से जीतते थे उनके लिए वो टेंशन भरी बात ही थी। और हुआ यही कि हाफ टाइम के बाद जर्मनी के जो गोलकीपर थे उन्होंने प्रहार किया ध्यानचंद जी के ऊपर और अपनी हॉकी स्टिक से उनका दांत तोड़ दिया। वो बाहर गए, दवाई लगवाई और वापस खेल के मैदान पे आ गए। और उन्होंने ये डिस्कस किया अपने प्लेयर के साथ कि अब जो है अब इनको दिखाएंगे। उन्होंने बोला उनके साथी खिलाड़ियों ने कि इन्होंने आपके ऊपर प्रहार किया है, चलो हम भी इन्हें सबक सिखाते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। उन्होंने बोला नहीं, फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाएगा, तो अब हम इनको ये दिखाएंगे कि हॉकी खेली किस तरह जाती है, कि हॉकी खेलने में तुम में और हमें माहिर कौन है। उसके बाद हुआ क्या, जो हुआ उससे जर्मनी की खिल्ली पूरे विश्व में उड़ी और स्टेडियम में बैठे हर एक आदमी, हर एक शख्स जो है वो जर्मनी की टीम के ऊपर हंस रहा था। क्या हुआ कि ध्यानचंद जी, रूपचंद उनके भाई ध्रुव सिंह जी, ये बार बार मूव बनाते, हॉकी के बॉल को ले जाते, उनकी पोस्ट तक ले जाते, मगर गोल नहीं करते। वापस से वो हॉकी को अपने प्लेयर को पास दे के आपस में और ले आते। तो ये जब देखा कि किस तरह से ये तो बार बार नचा रहे हैं, गोल नहीं कर रहे, एक तरह से जिसे कहते हैं कि बेइज्जती करना उनकी, इस तरह से उन्होंने उनको बड़ी शालीनता से दिखाया कि बेटा हॉकी जो है वो तो खेलनी हमें ही आती है।
एज रिजल्ट टीम हारने लगी। इस कश्मकश में भी 2 गोल और दाग दिए। अब हिटलर ने जब ये देखा तो वो शर्म के मारे जो अपनी टीम को हारता देख वो उठ के चला गया, वहाँ से चुपचाप खिसक गया। अब हुआ जब इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया और जब लास्ट में जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी, गेट टुगेदर था, तब हिटलर आया और हिटलर ने ध्यानचंद जी को अपने पास बुलाया और ध्यानचंद जी से पूछा कि आप हिंदुस्तान में क्या करते हैं आप? तो उन्होंने बताया जी मैं आर्मी के अंदर हूँ। बोले आर्मी में आप किस पोस्ट पे हो? तो उन्होंने बताया मैं लंस नायक पोस्ट पे हूँ। अच्छा आप लंस नायक पोस्ट पे हैं तो आप जर्मनी आ जाइए और मैं मार्शल की पोस्ट आपको देता हूँ। ये किस्सा उनके बेटे ने बताया हुआ है राज्यसभा टीम में कि इस तरह से उनके बाबूजी को बोला गया। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। उन्होंने बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मगर मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं अपने देश के लिए खेलता हूँ और मैं अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ, तो मैं नहीं आपकी जर्मनी में नहीं आके खेल सकता। बड़ी शालीनता से उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हॉकी के प्रति उनका प्रेम था, उनकी चाह थी। और जब वो गोल्ड मेडल जीत के वापस आए तो सबसे ज़्यादा दिल को झकझोर करने वाली घटना हुई वो 1936 के ओलंपिक के बाद हुई। जब वो लोग पूरी टीम वापस पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके स्वागत के लिए सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे। बहुत ही ज़्यादा दुख की घड़ी थी। एक एक प्लेयर की आंखों में आंसू आ गया, रो पड़े वो लोग कि हॉकी का, मान लीजिए कि वो हॉकी का मतलब एक तरह से कह सकते हो वहाँ से डाउनफॉल भी धीरे धीरे शुरू हो गया। कुछ समय बाद भारत को आज़ादी मिल गई। भारत को आज़ादी मिलने के बाद नए नए लड़के और हॉकी संघ डिफरेंट बनने लगे और टूर्नामेंट्स भी होने लगे। उसके कुछ टाइम बाद अफ्रीका ने इनवाइट करा हिंदुस्तानी टीम को कि आओ हमारे साथ हॉकी खेलो, और वो पहला आज़ादी के बाद एक टूर्नामेंट था जिसमें ध्यानचंद जी गए और वो पहला और आखिरी था। उसके बाद उन्होंने कोई इंटरनेशनल दौरा उसके बाद नहीं करा, मगर उन्होंने देखा कि हॉकी की बजाय क्रिकेट को, टेनिस को, इन गेमों को वरीयता मिलने लगी और हॉकी धीरे धीरे जो है उसकी पॉपुलैरिटी नीचे आने लगी। और कहीं ना कहीं यही होने लगा कि मैचेस इंडियन टीम इतना अच्छा से परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो एक हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, जादूगर क्यों उनको कहा जाता था? इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जब हम बात कर रहे थे जर्मनी की बर्लिन ओलंपिक्स की, वहाँ जगह जगह एडवर्टाइजमेंट हो गई थी कि इस बार जो है बर्लिन ओलंपिक में जादू होने वाला है। तो लोग हैरानी से कि क्या जादू होने वाला है देख के आए कि जादू क्या था कि ऐसे जादूगर आए हुए हैं हॉकी के जो बॉल को नचाते हैं और गोल पोस्ट तक ले जाते हैं। तो ध्यानचंद जी खुद कहते हैं कि मैं कोई बहुत अच्छे से बॉल को, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत अच्छी ड्रिबलिंग किया करता था, ये होता यह था कि मेरी पासेस बहुत एक्यूरेट थी। मैं बॉल को पास देने के बाद मैं इमीडिएटली दूसरी उस जगह पे पहुंच जाता था जहां मुझे पता होता था कि बॉल यहाँ नहीं है, तो बॉल खुद ब खुद मेरे पास आ जाती थी। तो अगर आपको एक सही पोजीशन पता हो, आपको किधर पास देना, उसके बाद किधर जाके खड़ा होना है, तो आप बॉल को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सेम उनके साथ था। ऐसे ऐसे किस्से हुए उनके साथ कि उनकी हॉकी स्टिक को तोड़वा के देखा गया कि कहीं इसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं लगी हुई। किस तरह से बॉल को वो एकदम से बॉल के पास आके उसको रिसीव कर लेते हैं, अच्छे से पास देते हैं, टैकल करते हैं, कहीं मैग्नेट तो नहीं लगी। हॉकी तोड़ के देखी गई, हॉकी बदल के देखी गई। जो हॉकी उनके हाथ में आई वही जादू की हॉकी होगी, जो स्टिक उनके हाथ में आई वो हॉकी बन गई। एक बार तो एक बेहतरीन किस्सा हुआ कि एक गोरी महिला ने देखा कि वो उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा और वो अपना छाता ले आए उनके पास। उन्होंने बोला कि आपको तो सब लोग जादूगर के नाम से जानते हैं और मैंने भी सुना है कि आप तो जादूगर है हॉकी के, तो ये मेरी छतरी है, बंद करके इसको बंद करके मैंने आपको दे रही हूँ, आप इससे हॉकी खेलिए। तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल करते रहे। ध्यानचंद जी ने कहा छोड़ो यार, बात को आगे करो और किस तरह मना करो, मगर जब देखा कि वो नहीं मान रही तो ले ली उनसे छतरी और करीब आधा घंटा हॉकी खेली और गोल भी दागे। तो अपने आप में आश्चर्य की बात थी। और बट यही हुआ कि बाद में जब दौर इस तरह से उसमें जिसका डाउनफॉल चलने लगा, उनको बहुत दुख हुआ ये देखते हुए कि किस तरह से हॉकी जो है उसका डाउनफॉल आता जा रहा है। और यही जो हॉकी के जादूगर हैं, इतने बड़े सम्राट जिन्होंने विश्व में हिंदुस्तान का नाम उतने लेवल पे पहुंचाया, इनका अंत बहुत दुखद रहा। अंत में वो टाइम आया जब ध्यानचंद जी को जो कैंसर से पीड़ित हो गए, झांसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिट हुए और वहाँ पे इलाज नहीं मिल पा रहा था, तो उसके अभाव में उनको फिर एम्स भर्ती किया गया, मेडिकल दिल्ली में भेजा गया। यहाँ पे वो एडमिट हुए, कुछ टाइम यहाँ रहे और यहीं पे सन 1989 में उनका देहांत हो गया। एक फोटोग्राफर थे गुरुदेव सिंह, एक जर्नलिस्ट थे गुरुदेव सिंह। तो गुरुदेव सिंह बताते हैं किस्सा कि वो एक बारी जब उनके अंतिम समय में हॉस्पिटल में एडमिट होने से कुछ समय पहले जब वो घर पे थे, उनका जब लास्ट स्टेज चल रहा था, वो एक बार उनके घर पहुंचे उनका इंटरव्यू लेने, और उन्होंने ध्यानचंद जी से पूरा इंटरव्यू लिया। और बाद में उन्होंने बोला कि दादा आप अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी एक फ़ोटो ले लेता हूँ अखबार में के लिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल फ़ोटो मत लेना, क्योंकि तुम फ़ोटो ले लोगे। और उन्होंने उस टाइम पे गुरुदेव सिंह बताते हैं कि जीन्स पहनी हुई थी जो जगह से कहीं फटी हुई थी, पुरानी सी थी, ऐसे कपड़े पहने हुए थे और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी उनकी। तो उन्होंने बोला तुम तो फ़ोटो ले लोगे और किसी न किसी अखबार में छाप दोगे, और कल को जब नौजवान पीढ़ी इस फ़ोटो को देखेगी तो वो ये सोचेगी कि
हिंदी हॉकी के ध्यानचंद का ये हाल है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले उनका ये हाल है कि आज वो इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो क्या वो हॉकी खेलने आएगी? हॉकी का अंदर कोई, जब उनको फ्यूचर ही नहीं दिखेगा, कोई भविष्य नहीं दिखेगा, तो हॉकी खेलने क्यों आएगी? तो वो तो डीमोरलाइज हो जाएगी, डीमोटिवेट हो जाएगी, उनका आत्मिक बल तोड़ने वाली बात है। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ये नहीं छापनी। जब वो अंतिम समय में हॉस्पिटल में एडमिट थे, एक पत्रकार और गए वहाँ, उन्होंने देखा कि वो एक मामूली जनरल वार्ड के अंदर इनको केयर भी नहीं की हुई, ऐसे ही हैं उस वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ के लोगों को डांटा और बोला कि तुम जानते हो ये कौन है? ये ध्यानचंद जी हैं, देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले जादूगर, तुमने उसको इस अवस्था में रखा हुआ है। और इसके बाद उन्होंने खबर दी, नवभारत टाइम्स को खबर दी, टाइम्स ऑफ इंडिया को दी, और उसी बीच उनका देहांत हो गया। और उस सदी का अंत भी हो गया, हॉकी की उस सदी का, उस जादूगर का अंत हो गया जिन्होंने हॉकी को शीर्ष पर पहुंचाया। कई साल लग गए हॉकी, जिन्होंने उन्होंने उसको इतना शीर्ष पर पहुंचाया, उसके बाद धीरे धीरे कई साल तक हॉकी का जो स्तर बिल्कुल निचले क्रम पे आता चला गया। बहुत अच्छा लगता है आज ये देख के, एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारी इंडियन हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स 220 में दी, पदक जीतकर। और ये ऐसी मेरी आशा है, अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसी मेरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि वो हॉकी का स्वर्णिम दौर हमारे खिलाड़ी अब फिर लेके आएंगे और फिर से भारत को शिखर पे पहुंचाएंगे और विश्व विजेता बनाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। Good morning to all of you. Today we all are celebrating National Sports Day, Rashtriya Khel Divas. Actually, the National Sports Day is celebrated on the 29th of August, the birth anniversary of the legendary hockey player Major Dhyan Chand. We all pay tribute to Major Dhyan Chand on the National Sports Day, and he is a great Indian hockey player and great in the history of India. He won 3 gold medals consequently for India in the Hockey Olympics in 1928, in 1932 and in 1936. Now children, we should know why it is important to celebrate National Sports Day. National Sports Day is celebrated for propagating the various sports. It is a talent hunt. It is to promote the sports talent in India and to win more and more medals for India. Now let's know more about Major Dhyan Chand, the superhero of Indian hockey, or we can say international hockey. Major Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Allahabad. His father was in British Indian Army. Children, the Major Dhyan Chand's childhood was full of struggles. He did not have a smooth childhood. They struggled for a single meal because his father's wage was not that much to fulfill all the desires and needs of the family. Once Major Dhyan Chand was sitting with his father and watching the army matches which was going on. Major Dhyan Chand noticed that a team is continuously scoring goal against the weak team. He told his father, "Father, if I would have played from the team, the result would differ." One army officer was sitting there and listening to Major Dhyan Chand. He permitted Major Dhyan Chand to play in the weak team and to play against the strong team. Major Dhyan Chand entered the field and he did 4 goals against the stronger team. His game capacity was exposed, his talent was spotted, and everybody was surprised seeing his goal scoring capacity and his dribbling skills. The army officer informed Major Dhyan Chand that he is selected to represent India in Hockey Olympics 1928. This was the dream come true for Major Dhyan Chand. In Hockey Olympics, they won against the host team Netherlands,
and made a history by winning the Olympic gold medal. The performance of Major Dhyan Chand was such that the audience were surprised and everybody had a doubt that if a magnet is stick to Major Dhyan Chand's hockey stick, that the ball is always in such a good control and he is always ready to make a goal. So his stick was tested. It was broken into pieces and it was tested to find a magnet in it. But children, it was all his dedication, hard work and his skills which made him do such a magic in hockey. And in 1932 Olympics, when Major Dhyan Chand was also representing India, they made a 24-goal, thrashing unbelievable goal against United States. You all know that in hockey, scoring goal is very difficult and 24 goals, it is unbelievable. So this was the second gold medal for India in Hockey Olympics. And 1936, you all know, that was the year when there was depression all over and there was a situation of Second World War. In such situations, India went to Germany and Hitler was waiting for Major Dhyan Chand to see his play and to see his magic. Hitler had heard a lot about Major Dhyan Chand. And so in the show match, or we can say in the warm-up match which is played before the Olympic start, Hitler was watching the match and India lost against Germany. Hitler was very happy and he thought whatever he heard about Major Dhyan Chand is all fake and they cannot defeat Germany. But to everybody's surprise, when the final match was played with Germany and India, India scored 8 goals against Germany and they could score only 1 goal. Hitler, the Tanashah, was very angry and upset. He left the stadium and he did not stay for the medal ceremony. All the Indians were scared. The whole team was scared and everybody was waiting that what will be next, what Hitler is going to do with Major Dhyan Chand. Next day, Hitler called Major Dhyan Chand, but to everybody's surprise, he offered him the marshal's post to him in army, and he also offered the German citizenship to him. He asked Major Dhyan Chand to serve for Germany and a huge salary will be paid for it. Moreover, he wanted to buy the hockey stick of Major Dhyan Chand which he was using. But the great Indian citizen, the great legendary player, Major Dhyan Chand, he refused all his offers and he told he is an Indian and he wants to serve India. So such great persona Major Dhyan Chand had. He was a real hero and a real Indian citizen. This is all about the Olympics. And now children, you will be happy to know that this year we are really paying tribute to Major Dhyan Chand. You all may be knowing that our men's hockey team won bronze medal in Tokyo Olympics and our women's hockey team also ranked 4th in the Olympics of Tokyo. So this is a great tribute to the Major Dhyan Chand, the Indian hockey player and the sports person who is known worldwide. You'll be surprised to know that statues we can find in abroad also. You can find his statue in Germany. You can find his statues in Jhansi, Himachal Pradesh, Delhi and whatnot. The stadium, the national stadium in Delhi is named as Major Dhyan Chand. It is now called as Dhyan Chand Stadium. And this year
after winning the Olympic medal in hockey, our Prime Minister has announced that now the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award will be Dhyan Chand Award. That is the highest sports achievement award given to a player. So the Major Dhyan Chand, the legendary Major Dhyan Chand, still is alive in our hearts, in the hearts of the Indians, and we all pay tribute to him, and we all must now promise that we will inculcate some good habits and learn a lesson from the life history of Major Dhyan Chand. This is all I have to say, and children, I hope all of you will participate in some or the other physical activities to keep yourself fit, healthy, and have a peaceful, happy life. Jai Hind. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं नवजोत हंसपाल, मुख्य अध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 5 द्वारका प्रथम पाली, आप सबका हमारे विद्यालय प्रांगण में स्वागत करती हूँ। आज हम राष्ट्रीय स्पोर्ट्स डे मनाने जा रहे हैं। यह दिन मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को समर्पित है। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर। उन्हें हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी वो स्टिक से बॉल को लेकर जाते थे तो ऐसा लगता था मानो बॉल उनकी स्टिक पर चिपक गई हो। और हॉलैंड में तो उनकी स्टिक को खोल के भी देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर चुंबक लगी है, क्योंकि उनसे बॉल ले पाना बड़ा ही मुश्किल होता था। और जापान में भी ये शोध किया गया कि कहीं उन्होंने अपनी स्टिक पे कोई गोंद तो नहीं लगाई, जो गेंद जो है उनकी हॉकी से दूर ही नहीं जा पा रही। तो ऐसे थे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी। तो आइए आज आपके लिए प्रस्तुत है एक छोटी सी कविता, पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को समर्पित। हॉकी के जादूगर की 116वीं जन्म दिवस पर उन्हें सादर समर्पित ये कविता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। तो आइए प्रस्तुत करती हूँ अपनी कविता। जन्म प्रयागराज में सन 1905, पूत पांव पालने दिखे, बात हो गई सांच। विश्व प्रसिद्ध हो गए दद्दा, हिटलर ने दिया जनरल का औधा। हॉकी जादूगर कहलाए, हॉकी जादूगर कहलाए, आन बान भारत की बढ़ाए। प्लेयर बड़े और व्यक्ति महान, ध्यानचंद जी की पहचान। प्लेयर बड़े और व्यक्ति महान, ध्यानचंद जी की पहचान। कर्मभूमि झांसी थी उनकी, हॉकी कला सेना में चमकी। सेना में ही वो मेजर बने। हॉकी सोना हॉकी जागना, तय था जग में नाम कमाना। मेजर बन सेना को जिताया, हॉकी खेल जगत को सिखलाया। मेजर बन सेना को जिताया, हॉकी खेल जगत को सिखाया। हॉकी इनमें ये हॉकी में, पूरक एक दूजे के सपने। जन्म प्रयागराज में सन 1905, पूत पांव पालने दिखे, बात हो गई सांच। विश्व प्रसिद्ध हो गए दद्दा, हिटलर ने दिया जनरल का ओहदा। हॉकी जादूगर कहलाए, आन बान भारत की बढ़ाए। प्लेयर बड़े और व्यक्ति महान, ध्यानचंद जी की पहचान। प्लेयर बड़े और व्यक्ति महान, ध्यानचंद जी की पहचान। कर्मभूमि जहाँ सी थी उनकी, हॉकी कला सेना में चमकी। हॉकी सोना हॉकी जागना, तय था जग में नाम कमाना। मेजर बन सेना को जिताया, हॉकी खेल जगत को सिखलाया। मेजर बन सेना को जिताया, हॉकी खेल जगत को दिखलाया। हॉकी इनमें ये हॉकी में, हॉकी इनमें ये हॉकी में, पूरक एक दूजे के सपने। भैया रूप सिंह संग खेले, गोलों के लग जा तेरे ले। धर्म समान हॉकी को माना, भेद नहीं दुनिया में जाना।
बॉल चिपक जाती हॉकी से, खेला करते दिल दिमाग से। ईश्वर ने दिया हुनर विचित्र, सारी दुनिया हो गई चित्त। डॉलर दुनिया ने दिखलाए, देश नहीं छोड़ा बिन पाए। डॉलर दुनिया ने दिखलाए, देश नहीं छोड़ा बिन पाए। देश प्रेम इनका था महान, जान गया ये सारा जहान। देश प्रेम इनका था महान, जान गया सारा जहान। जन्म हीरा कई युगों में, देश भक्ति बस इनके मन में। हॉकी अमर कर गई इनको, ऋणी रहेगी हॉकी जिनको। हॉकी अमर कर गई इनको, ऋणी रहेगी हॉकी जिनको। जानकी देवी का संग पाया, हॉकी जगत में नाम कमाया। पुत्र अशोक ने झलक दिखाई, गद्दा की परछाई पाई। दुनिया उनको करती नमन, फूल गुलाब के बीच चमन। दुनिया उनको करती नमन, फूल गुलाब के बीच चमन। 116वीं जन्म तिथि दद्दा की, अमन प्रेम और अमर कथा की। 116वीं जन्म तिथि दद्दा की, अमर प्रेम और अमर कथा की। हम सब करते उनको याद, दे आशीष यही फरियाद। हम सब करते उनको याद, दे आशीष यही फरियाद। कि ओलंपिक में भारत फिर जीते, ओलंपिक में भारत फिर जीते। साकार
Namaskar. Myself Sanjana Singh, a student of class 10th from Kendriya Vidyalaya Sector 5 Dwarka, New Delhi, first shift. Since the COVID-19 pandemic began last year in March, our lives have been quite restricted. Most of us are staying in our homes. Though many months came when we were out for a moment, but for most of us, we are still restricted. There have been many disadvantages in living in this pandemic. May it be lack of social gathering, no tourism, no meeting with friends, and many others. But one major disadvantage during this pandemic which is seen is reduced physical activity. Yes, in these days we are staying at our homes for much of the time and we are not maintaining our fitness. We are not working to keep ourselves fit. From the point of view of a student, what most of us do is to just study, watch TV, use mobile phones for social media and other things, even dozing off for most of the time and many other things, but we are not maintaining our fitness. We are not exercising at home properly. And when we are asked that why are we not exercising, then one major excuse that most of us give is that we are staying at homes, we can't go outside due to COVID, then how shall we exercise? We can't exercise at home. But actually, this is quite wrong. Exercising at home has become a crucial factor for us to maintain ourselves and keep ourselves fit. If we are really determined to keep ourselves physically fit, then it actually does not matter that where are we working. It can be either at home or anywhere outside. If I say of my personal experience, then I practice doing exercise at home quite a lot. I walk, jog, skip and do most of the other exercises including yoga. So this has helped me and my family to be fit, and it can be with all of us also. Exercising at home is very crucial. In fact, in such situations, it is quite strange to see that most of us have reduced our physical activity at the times when we need it the most. May it be doctors, health workers, medical professionals and many other people, everybody is saying that exercising in such times is very important to keep our immunity strong, to keep ourselves protected from the COVID-19 virus. In fact, WHO, the World Health Organization, it also says that at least 2 hours of exercise is daily required to keep our immunity strong and to keep ourselves protected. So in the last, I would just like to say that don't make excuses of exercising at home. If we are determined to keep ourselves fit, then we should surely do that. Being fit helps us all the round. Not only it keeps us fresh, it also improves our mental strength and our efficiency to work anywhere. I would like to end with these words. Stay fit, keep India fit. Jai Hind. Good afternoon everyone. My name is Shivam Gupta of class 12C from Kendriya Vidyalaya Dwarka Sector 5 New Delhi. Today I am going to tell about adventure sports of Sikkim. As you all know that Sikkim is famous in all over the world for its natural beauty, whether it is the beauty of creatures, wildlife, beauty of mountains or landscape. But you know that Sikkim is also famous for its adventure sports like river rafting, rock climbing, paragliding, mountaineering or mountain biking, etc. So here I am going to tell about one of the most adventure sports of Sikkim, that is river rafting. River rafting is a team sport. Rafting is a sport in which the rafters use an inflatable raft to race with the other teams. The team reaches their destination first wins the race. The race is done on white water or rough water of different temperatures. In this, the rafters uses the double blade to paddle the boat. Both men and women can participate in this sport. So, if you are looking for the best trekking trails in India, then Sikkim is where you will find them. It offers opportunity to experience natural vistas and wildlife. Thank you. Hello everyone, I am Divya Shah from class 20 KV Sector 5 Dwarka, second shift. I am here to talk about Tokyo Summer Olympic 2020. Tokyo Summer Olympic 2020 is being held in Japan and players from every part of the world are taking part in the Olympic.
India won total 7 medals and ranked 48, in which Neeraj Chopra won gold medal in javelin throw. Ravi Kumar Dahiya and Mirabai Chanu won silver medal. Whereas PV Sindhu, Lavlina Boyde, Bajrang Punia and Indian men hockey team won bronze medal, which makes India proud. Thank you. Good morning everyone. My name is Anshu Bhandari. I am a student of Kendriya Vidyalaya Sector 5 from 12th C. Today I am going to tell you about physical fitness and physical fitness activities. Physical fitness is an ability of your body system to work efficiently and allow to be you healthy. Now there are many types of physical fitness activities like dancing, jogging, running, cycling, etc. I am going to tell you about cycling. Cycling stimulates your heart, lungs and protect you from cardiovascular diseases. Cycling also strengthens your heart muscles and lower your blood fat level. So cycling is the best activity to be physically fit. Thank you.
केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मानवता निर्माण करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मात पिता ने हमको जन्म दिया, मेरे हित हरदम किया दिया। मात पिता ने हमको जन्म दिया, मेरे हित हरदम किया दिया। हम मेहनत कर सुबह शाम रोशन करेंगे उनका नाम। हम मेहनत कर सुबह शाम रोशन करेंगे उनका नाम। पौरुष चरित कमान भरे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मन वचन कर्म से एक सभी, अन्वेषक अनुरागी नेक सभी। मन वचन कर्म से एक सभी, अन्वेषक अनुरागी नेक सभी। माँ की करुणा से ओत प्रोत शिक्षक सारे हैं ज्योति स्रोत। माँ की करुणा से ओत प्रोत शिक्षक सारे हैं ज्योति स्रोत। बल कौशल ज्ञान प्रदान करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। शिक्षा के हैं हम आदर्श, हम में समाहित सारा भारतवर्ष। स्कूली शिक्षा के हैं हम आदर्श, हम में समाहित सारा भारतवर्ष। हमरा ही है विश्व विजय के अनुशासन जय अभय विनय के। हमरा ही है विश्व विजय के अनुशासन जय अभय विनय के। संगठन शक्तिमान करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। हम सबके पोषक हैं पूषण, हम गुरु शिष्य करें साथ नमन। हम सबके पोषक हैं भूषण, हम गुरु शिष्य करें साथ नमन। दोनों में बल हो निश्चल हो, मन का हर कोना उज्ज्वल हो। दोनों में बल हो निश्चल हो, मन का हर कोना उज्ज्वल हो। परमात्मा प्रीति प्राण भरे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय।
Good morning. We all are here to celebrate National Sports Day to commemorate the birth anniversary of Major Dhyan Chand, a hockey wizard. Though the entire world is going through coronavirus pandemic, but it has not mitigated our spirits for sports, especially after grabbing highest ever 7 medals in Tokyo Olympic 2020. It is a matter of great pride for us to ever won gold medal in the category of athletics. KV Dwarka Sector 5 has taken every effort to make this National Sports Day a successful and memorable event. It is a matter of great pride for us that many dignitaries from the sports field have blessed their presence and motivated our students by their encouraging words. I, on behalf of KV Sector 5 Dwarka, express my heartiest thanks to Dr. A.K. Bansal, Dronacharya Awardee, who gave his suggestion that it should not be celebrated or conducted only one day, rather it should be carried out or it should be conducted throughout the calendar so that more and more gold medals may be won by our country in the times to come. I also express my profound thanks to Mr. Lalit Upadhyay, who was one of the 11 members of the hockey team who has won bronze medal in Tokyo Olympic 2020. And I express my thanks to him for his motivating message to our students that whatever they are doing, that should come from directly from their heart, and they should work very hard to bring laurel and glory to our nation. I would also like to express my sincere gratitude to Mrs. Anju Bobby George, who has been decorated with many medals like Arjun Award in 2002, Khel Ratna in 2003, and Padma Shri Award in 2004. And since my sincere thanks goes to her for the words of encouragement and motivation that students should focus on sports as well along with their regular studies so that they can maintain good health. My heartfelt thanks goes to Principal Sir, who has always inspired and guided us at every step so that we are capable of making each and every event successful in our school. My special thanks and gratitude goes to Mrs. Sobhna Srijit and Mr. Manish Kumar, who have taken all the efforts to execute this program and also successfully managing this program. In the end, I would like to thank all my students who have participated in various events. And I hope in times to come there will definitely be transition from the virtual mode to physical mode so that we all will gather in the ground and cheer them up. So once again, I would like to say that we all are most grateful to all the speakers who have come in this forum, and I really thank you them from my heart and from the entire Kendriya Vidyalaya for being with us. It is a great pleasure for us. Thank you very much. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता